देखो बच्चों, किसी एक प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मान लो कि हमारे पास एक ग्लास लैब है। हमारे पास एक ग्लास लैब है, तो ग्लास लैब पे हमने रिफ्रैक्शन की स्टडी की हुई है, कैसे रिफ्रैक्शन होता है ऑन ए ग्लास लैब। ये हमारी ग्लास लैब है। ये दो मीडियम है, मीडियम वन, मीडियम टू। ये लाइट रे आ रही है, यूँ ये बेंड हो गई। ये हुआ रिफ्रैक्शन। एट प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन है। स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन की स्टडी क्या है बच्चों? एक्चुअली क्या है कि जैसे अ, ये जो प्लेन सरफेस पे अगर रिफ्रैक्शन होता है, अगर लाइट बीम आ रही हो, पूरी की पूरी बीम आ रही हो, तो पूरी की पूरी बीम डाइवर्ट हो जाती है। बट बीम कन्वर्ज और डाइवर्ज नहीं होती है। मतलब जैसे फ्लैट सरफेस पे अगर रिफ्रैक्शन हो, तो रिफ्रैक्शन का काम क्या होता है? बेसिकली रिफ्रैक्शन क्या करता है कि बीम को डाइवर्ट कर देता है, एक तरीके से देखा जाए। अब जैसे मान लो कि इवन दूसरा सरफेस भी होता, ग्लास स्लैब टाइप होती ऐसे। ये हुआ, डाइवर्ट हो गया, ये हो गया। तो हमारा जो बीम है डाइवर्ट हो गई, डाइवर्ट हो गई। बट अगर मान लो यहीं पे प्लेन स्फेरिकल सरफेस ना हो के स्फेरिकल सरफेसेस होते, मतलब जैसे फ्लैट सरफेस नहीं हो के स्फेरिकल होते, तो बीम को कन्वर्ज और डाइवर्ज किया जा सकता था इसकी हेल्प से। तो हम लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि बीम कन्वर्ज एंड डाइवर्ज हो? हम लोग ऐसा क्यों चाहते हैं कि जैसे किसी एक फ्लैट सरफेस पे लाइट पड़े तो बीम जो हो वो कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे? ये हम ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या कारण है? कोई अच्छा बताएगा क्या कारण है कि हम बीम को कन्वर्ज या डाइवर्ज करना चाहते हैं? बोलो, बोलो भाई बोलो, बोलो। देखो बच्चों, लेंस जो होते हैं, हमने पढ़ रखा है आई डिफेक्ट में कि जो लेंस होते हैं वो बीम को कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकते हैं। और कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की वजह से हमारी आई में करेक्शन हो सकता है, मतलब जो दिक्कत है उसे ठीक किया जा सकता है, करेक्शन हो जाता है लेंस को यूज करके। तो स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे जो लेंसेज होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। लेंस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ विच कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। कैसे? ये एक लेंस है, इसमें दो बार रिफ्लेक्शन होता है, टू टाइम्स। कब कब बच्चों, कोई बच्चा बताएगा कब कब रिफ्लेक्शन होता है? जैसे लाइट रे कोई आ रही है, तो एक बार जब एक बार यहाँ अंदर जाती है और तो एक बार एक बार यहाँ, जब बाहर जाती है। वन और यहाँ टू, दो बार मीडियम शिफ्ट होता है। लेंसेज होते हैं, तो लेंस जो होते हैं, चाहे आइदर कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, दीज आर स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल मतलब स्फेरिकल सरफेस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं।
और इसी के हिसाब से कन्वर्ज और डाइवर्ज होता है और इसी के हिसाब से इसकी डिजाइनिंग होती है। तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस पढ़ना बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो लेंस का जो कॉन्सेप्ट आता है वो यहीं से आता है कि स्फेरिकल सरफेस में लाइट बीम कन्वर्ज और डाइवर्ज हो सकती है, जबकि फ्लैट सरफेस पे रिफ्रैक्शन के थ्रू लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं किया जा सकता है। कोई डाउट बच्चों इस चीज़ को लेके? बोलो, हेलो, बोलो भाई बोलो। तो यहाँ से कहानी चालू होती है बच्चों कि लाइट बीम को कन्वर्ज या डाइवर्ज कैसे किया जा सके, इसके बारे में है। तो जैसे हम लोग चालू करते हैं रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। स्टार्ट करें बच्चों? हेलो 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 हेलो। यस सर। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं बच्चों, क्या लाइन है? वी हैव सो फॉर considered refraction at plane interface. We shall now consider refraction at spherical interface between two transparent medium. ये हम देख रहे हैं। An infinite small spherical surface can be regarded as planar, and the same laws of refraction can be applied at every point on the surface. We first consider refraction by a single spherical surface and follow it by thin lenses. A thin lens is a transparent optical medium bounded by two surfaces, at least one of which should be spherical. Applying the formula for image formation by a single spherical surface successively at two surfaces of a lens, we shall obtain lens maker formula and then lens formula. देखो बच्चे कहानी क्या है यहाँ पे पढ़िए। एक्चुअली क्या होता है, लेंस की हम बात करें तो लेंस कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है। तो स्फेरिकल सरफेस मैंने आपको बता दिया, पढ़ना जरूरी क्यों? क्योंकि हमें लाइट बीम को कन्वर्ट या डाइवर्ट करना होता है। तो कौन कौन से लेंसेज मार्केट में मिलते हैं हम लोग को? ये होता है कन्वेक्स, इसे डबल कॉन्वेक्स भी कहते हैं। ये लेंस होता है प्लेनो कन्वेक्स, एक साइड जिसकी प्लेन हो, पहली वाली साइड प्लेन है, प्लेनो कन्वेक्स। इसे कहते हैं डबल कनकेव या बाई कनकेव, ऐसे कुछ नाम भी होते हैं इसका। इसका नाम क्या होता है इसके अलावा? प्लेनो कनकेव। इसके अलावा कन्वेक्सो कनकेव और कनकेवो कॉन्वेक्स भी होते हैं। खैर उसके बारे में भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में। तो आप ये देख सकते हो कि जो लेंसेज हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, चाहे वो प्लेनो कन्वेक्स ही क्यों ना हो, उसमें भले ही एक सरफेस फ्लैट है, बट कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल जरूर होना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा था। क्योंकि हमें बीम को डाइवर्ट नहीं करना है, हमें बीम को कन्वर्ज या डाइवर्ज करना है। तो ये जरूरी है, स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्लेक्शंस के टाइम में बीम कन्वर्ज और डाइवर्ज हो सकती है, इससे हम लेंस बना सकते हैं। तो यही बता रखा है, चलो लेंस में दो बार रिफ्लेक्शन होता है, एक बार जब लाइट उसमें एंटर करती है और एक बार जब लाइट बाहर जाती है, और उसकी मदद से हम डिज़ायरेबल रिजल्ट्स ले सकते हैं। खैर चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम अपनी कहानी को लेके। तो फिलहाल तो बच्चे अभी हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें अभी इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। तो चालू करते हैं बच्चों इस चीज़ को हम लोग आगे और देखते हैं। अभी दिमाग इतना मत लगाना बच्चे, बाद में हम आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो अभी हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लो बच्चों कि हमें रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का डेरिवेशन करना है, एक्सप्रेशन निकालना है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का एक्सप्रेशन निकालना है। तो इसमें क्या है, मान लो एक मीडियम है, मीडियम वन,
दूसरा मीडियम है मीडियम 2। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ऐसे यूं। अब जब जैसे जैसे लाइट जा रही है तो वो सीधी तो जाएगी नहीं, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये नॉर्मल है। यहाँ पे नॉर्मल ऐसे क्यों है, क्योंकि सरफेस यहाँ पे ऐसा है, उससे परपेंडिकुलर नॉर्मल हो जाएगी और लाइट रे बेंड हो जाएगी, ऐसे आके यूं बेंड हो जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन में लाइट रे बेंड हो जाती है, वरना वो सीधे सीधे जाती है। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ऐसे 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 सीधे सीधे लाइट चली जाती। लाइट रे बेंड हो जाएगी और बेंड होके यहाँ चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। ये हमने कंसिडरेशन कर ली है। तो इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई, नॉर्मल हो गया यहाँ पर। अब कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये वाला एंगल जो हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। इसको हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं नॉर्मल को, ये हो गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, ये वाला जो एंगल हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया यहाँ पर। तो ये कुछ एंगल हमारे पास हो गया, मतलब कुछ चीज़ें हमारे पास आ गई। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। अब हम कुछ नाम दे देते हैं इस ट्राइंगल को, ये जो भी बन रहा है। अब इसमें जैसे नाम दिया हुआ है ओ एम वगैरह करके, एक चीज़ और ज़रूरी है बच्चों यहाँ पर, जब कभी हमारे पास कोई कर्व सरफेस या स्फेरिकल सरफेस होता है, तो किसी भी कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन किया जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई अच्छा बताएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर? हेलो हेलो। सर मतलब वो जो सेंटर से दूरी होती है उसकी, मतलब देखो अच्छा, किसी भी कर्वेचर, कोई भी कर्व है, उसका जो रेडियस माना जाता है, सेंटर माना जाता है, वही दूरी जो हो गई वो एक्चुअली होती है। तो जरूरी नहीं सर्कल के लिए रेडियस हो, कोई भी कर्व सरफेस के लिए रेडियस हो सकता है, मतलब उसको सर्कल ट्रीट किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई चीज ऐसे नहीं कि स्फेरिकल हो तो इसका रेडियस हो, भाई हेमी स्फेरिकल चीज का भी रेडियस हो सकता है। अब काट दिया आपने नींबू को, अब आप कहोगे सर ये तो हेमिस्फेरिकल, इसका रेडियस नहीं होगा। भाई कर्व तो है ना, वो कर्व है, कटा हुआ है कहीं से भी, फिर भी उसका रेडियस था पहले, तो रेडियस हो गया। कोई भी कर्व सरफेस है उसका रेडियस हो सकता है। जैसे मान लो कर्व है, ये कर्व है, तो इसका यहाँ से ऐसे 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 इसको ले जाओ, ये इसका रेडियस हो गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी भी कर्व कर्वेचर का रेडियस होता है। और एक टर्म होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक टर्म होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर को जो सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो अच्छा मान लो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। ये हमारी पूरी कहानी है, ठीक है। कोई डाउट बच्चों इसमें? कोई डाउट? ठीक है। अब ये मान लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है और उसकी इमेज यहाँ बन रही है। अब बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे ऑब्जेक्ट इमेज का कहाँ से कहानी आ गई? देखो यार, एक लाइट रे नहीं है, ऐसी कई सारी लाइट रे लोगे, नीचे भी एक लोगे। तो इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, कि इमेज जहाँ लाइट रे मीट कर जाती हैं वहाँ इमेज बन जाती है। तो नीचे वाली भी अगर आप ऐसे ही बनाते, तो इस पॉइंट पे जहाँ मैंने इमेज लिखा है, वहाँ पे ऊपर और नीचे वाली मिलती आपकी लाइट रेस, तो इमेज हमने बोल दिया कि इधर ही बनेगी, इधर इमेज फॉर्मेशन होगी। खैर अभी इसके चक्कर में मत ही पड़ना ज़्यादा कि इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, क्या हो रही है। बट मैं आपको बताता हूँ, अगर नीचे वाली रे भी ऊपर की तरह ड्रॉ करोगे, तो ऐसे किसी ऑब्जेक्ट से लाइट स्प्रेड हो रही है, इसे नीचे ऐसे लाइट जाती यूँ, और यहाँ पे मीट करती, रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ रेज मीट करती हैं वहाँ इमेज बनती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये मतलब एक तरीके से इमेज हो गई। बाकी आपके दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो भी है फिलहाल इसको अभी मत सोचना, थोड़ी देर बाद में सोचना तो बात है। ये दूसरा सरफेस ही है। खैर ऐसा कम ही होता है कि दूसरा सरफेस ही है, ये दूसरा सरफेस कंटिन्यूएशन में है, मतलब
मीडियम वन के बाद मीडियम टू ही है, और मीडियम टू खत्म नहीं हो रहा है, मतलब कंटिन्यूशन में। जबकि ऐसा नहीं होता है आमतौर पे लेंस में। भाई मीडियम वन होता है, फिर मीडियम टू आता है, फिर मीडियम टू खत्म हो जाता है, मीडियम वन आ जाता है, जैसे वन टू और फिर से वन, ऐसे हो जाता है। तो जैसे ठीक है, चलो जैसे है वैसे है, फिलहाल तो थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं, तो अभी ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो अब हमें मैथमेटिक्स लगानी है अपनी, तो हम लोग कुछ मान लेते हैं, जैसे इन्होंने नाम दे दिया है एन एम, और ये यू और वी ऐसे बना दिया है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है कर्व सरफेस से, उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या देंगे। जो इमेज है वहाँ बन रही है, उसे इमेज डिस्टेंस क्या देंगे। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऊपर को हम एम कह देंगे, नीचे वाले पॉइंट को एन कह देंगे। ट्राइंगल से बन जाएंगे इसके अंदर। और कौन कौन से ट्राइंगल बन जाएंगे। ट्राइंगल एम ओ एन, ट्राइंगल एन आई एन। ट्राइंगल तो ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, बट हमारे लिए तीन है, तीन राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे हमारे लिए, इसकी हम मेनली बात करेंगे इसके अंदर। एक तो हो गया एन ओ एम, देख रहे हो बच्चों, एन ओ एम ट्राइंगल, बोलो। ये रहा, साथ साथ नीचे ड्रॉ करके दिखा देते हैं। एम ओ एन ये हो गया ट्राइंगल एम आई एन। कैसा ट्राइंगल है ये, बड़ा वाला ट्राइंगल, ऐसे इधर वाला। और ट्राइंगल एम सी एन, एम सी एन, ये ट्राइंगल हो गया बच्चों। ये हमारे पास, तो हमें करना क्या है, देखो बच्चों, हमें एक्सप्रेशन डेराइव करना है आगे। तो इसकी कहानी यहाँ से चालू होती है बच्चों। पहले आप सभी ट्राइंगल में 10 10 10 एंगल ले लो, जैसे यहाँ ले लो 10 NOM। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हो गया MN, और बेस हो गया ON। दूसरे ट्राइंगल में क्या हुआ, 10, बोलो 10 MCN, क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या हो गया MN, और बेस क्या हो गया NC। एंड तीसरा ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल NIMIN, क्या हुआ बोलो, परपेंडिकुलर हो गया MN और बेस हो गया NI। कोई डाउट बच्चों, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, जो कि है हमारा ये वाला ट्राइंगल, देख रहे हो बच्चों, पिंक कलर में, देख रहे हो बच्चों, हेलो हेलो। यस सर। एक मिनट रुको बच्चों, शायद तो यस नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ, ये वाला नहीं लेना, ये लेना है। देख रहे हो बच्चों, पिंक कलर में ट्राइंगल है, हेलो। अब बच्चों इसमें एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ट्राइंगल में। ट्राइंगल है, एंगल ए है, एंगल बी है, और ये एंगल सी है। तो एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, सी। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, बोलो बच्चों, क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हाँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो जो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, अगर इसी तरीके से, फिलहाल ये मान के चलो, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ये मान के चलो, जैसे थोड़ा रटना वटना सा होता है वैसा, फिजिक्स ढूंढोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे इसको, इस डेरिवेशन में। तो यहाँ क्या लिखे हम लोग, एंगल आई किसके बराबर होगा, बोलो क्या लिखूं, एंगल आई किसके बराबर होगा पिंक ट्राइंगल में, बोलो। एंगल एमओसी प्लस एंगल एमसीओ शायद। एंगल ओ प्लस एंगल MON तक ले लेते हैं, सी सी मतलब कुछ भी ले लो तो बात बराबर है। ओ वाला एंगल हो गया प्लस सी वाला एंगल हो गया,
ठीक है ना बच्चे? MC ठीक है ना बच्चे, कोई डाउट? नो सर। अब कई नो बार बच्चे सर। पूछते हैं सर ये आप करना क्या चाहते हैं सर, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। देखो बच्चे धीरे धीरे पता चलेगा, बट पहला ये जान के रखना, हम एंगल आई और एंगल आर निकालना चाह रहे हैं। ये एंगल आई की वैल्यू है जो हम चाहते हैं, ऐसे हम एंगल आर की वैल्यू भी चाहते हैं। तो ये तो ट्राइंगल एन ओ सी से हमने निकाला। ऐसे ही जो बचा हुआ ट्राइंगल है, इसके अलावा क्या बचा हुआ ट्राइंगल है बच्चा बताना, इसके अलावा जो बचा हुआ ट्राइंगल है वो कौन सा है? बचा हुआ ट्राइंगल है पिंक को छोड़, MCI एम सी आई एम आई सी जो भी बोलो, इसके अंदर भी हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब ये किस तरीके से लगा सकते हैं, देखो थोड़ा सा हम साइड में इस ट्राइंगल को दिखा देते हैं। ये कटा फटा सा अजीब सा ये ट्राइंगल है, ऐसा सा, जिसके अंदर क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा बाहर वाला, और वो एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उस ट्राइंगल के बेसिस पे क्या क्या बनेगा फॉर्मूला, बताओ अच्छे, एम आई सी के बेसिस पे बता सकते हो, जो बचा हुआ ट्राइंगल है। कोई बच्चा? हेलो? सर एंगल R प्लस एंगल MIC होगा ना। देखो अच्छे, आर प्लस के साथ किस क्या ऐड करें, एम आई सी। MIC सर। एंगल एम आई सी किसके बराबर होगा, ये होगा एक्सटीरियर एंगल के बराबर, जो कि है MCO एम सी एन। सर MCO। एम सी एन, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इससे एंगल आर कितना आ जाएगा, यहाँ एंगल आर निकालने के लिए हम उसको उधर भगा देंगे, एम सी एन माइनस एम आई सी। डाउट एनी? बोलो भाई बोलो, कोई शंका नो किसी, सर। शंका नो किसी सर। नो सर। किसी चीज की? देखो अच्छा ये आ गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम करना क्या चाहते हैं भाई, अब ये भी बता ही देते हैं। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है कि हम ने जब उसमें रीड किया था, तो उसमें बोला गया है कि एक छोटा सा एरिया रीजन मान लो, और उसको प्लेन सरफेस मान के उसमें प्लेन सरफेस का लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएंगे हम, मतलब प्लेन सरफेस का लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाना चाहेंगे हम। तो प्लेन सरफेस का हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाने वाले हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r लगाना चाहते हैं, बट एक्चुअली क्या है, अभी भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम इस एंगल को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। कैसे? देखो बच्चे होता क्या है, जब एंगल बहुत स्मॉल होते हैं तो टेन थीटा थीटा के बराबर होता है, चाहे मैं टेन एन ओ एम लिखूँ या सिर्फ एन ओ एम लिखूँ, बात बराबर है। तो आपके सामने बच्चों ये है, तो मैं टेन थीटा को थीटा भी लिख सकता हूँ, मतलब एंगल एन ओ एम किसके बराबर हो जाएगा, एम एन बाय ओ एन के बराबर हो जाएगा। देख रहे हो, क्योंकि छोटे एंगल पे टेन थीटा और थीटा बराबर होते हैं, तो वहां से अगर मैं एम ओ एन की वैल्यू पुट करूं, अच्छा सुनो बच्चों ध्यान रखना, ये एन ओ एम लिखा जाए या एम ओ एन लिखा जाए बात बराबर होती है, मेनली एंगल ओ है। ये एंगल कौन सा है, बीच वाला होता है एंगल, पता है ना आप लोगों ने, मैथ्स में पढ़ा होगा ना। हेलो, शायद मैथ्स में आपने पढ़ा यस होगा, सर। यस बीच सर। वाला यस। एंगल होता है। तो ये उसकी जगह एम एन बाय ओ एन आ जाएगा, और एम सी एन में ये वाला है एम एन बाय एन सी आ जाएगा। अब बच्चे कहते हैं सर ये कैसे हो, भाई टेन थीटा थीटा बराबर होता है स्मॉल एंगल के केस में। मैंने पहले भी बताया था बच्चों को, थोड़ा बता ही देते हैं, बट रेडियन में एंगल लेना होता है। जैसे देखो साइन पाई बाय सिक्स कितना होता है, 1/2, और पाई बाय सिक्स कितना होता है, पाई को रेडियन में 3.4/6, करीब करीब 1/2। वैसे तो ये बड़ा एंगल है 30 डिग्री, तो छोटे एंगल के केस में साइन थीटा थीटा टेन थीटा बराबर ही होते हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। ऐसे ही हम आर वाले एक्सप्रेशन को भी लिखना चाहेंगे, तो एम सी एन कितना हो जाएगा, यहाँ पर एम सी एन हो जाएगा एम एन बाय एन सी।
और एम आई सी क्या हो जाएगा? ये क्या भाई, एम आई सी कौन सा एंगल? एम आई सी, एम कोई गड़बड़ तो नहीं अच्छी? ये 10 एम आई एन कौन सा है? एम, अच्छा एम आई एन। एक मिनट को अच्छे, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। आर प्लस एम आई सी या एम आई एन लिख सकते हैं, हाँ इसको एम आई एन भी लिख सकते हैं। आई एंगल है मेनली, ये तो एक्चुअली आई एंगल है ना। एंगल आई कितना है? ये एंगल आई है, एम एन बाय एन आई। बोलो बच्चों, क्या कोई दिक्कत अभी तक किसी को कोई दिक्कत आ रही हो? हेलो हेलो हेलो। नो सर, नो। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, बोलो बच्चों आगे बढ़े। Yes. यस सर। अब हम लगा देंगे यहाँ n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस को प्लेनर मान करके जब हम लगा सकते हैं, ऊपर हमने पहले भी उसमें पढ़ा था कॉन्सेप्ट में, मतलब जिस प्लेनर मान के आप ये फॉर्मूला लगा देते हैं अप्रोक्सीमेशन लेके, एंगल स्मॉल है तो साइन आई भी आई के बराबर हो जाता है, और एंगल स्मॉल है तो साइन आर भी आर के बराबर हो जाता है। देखो अच्छे, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स है, मतलब डेरिवेशन में बहुत हद तक मैथमेटिक्स ही होती है, लॉजिक वॉजिक मत ढूंढना कोई भी। तो अब आई की वैल्यू पुट कर दो, एम एन बाय ओ एन, एम एन बाय एन सी, और आर की वैल्यू एन टू आर, एम एन बाय एम सी माइनस एम एन बाय एन आई। अब कॉमन एम एन सबसे कॉमन ले लिया जाएगा और उसे काट दिया जाएगा, ये लिया, कट हो गया, कट। क्या हुआ बच्चों, क्या आया बोलो? एन वन बाय ओ एन प्लस एन वन बाय एन सी, एन टू बाय एम सी माइनस एन टू बाय एन आई। कोई डाउट किसी को? ये एन सी होगा ना, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, एम सी एन एम सी एन एम सी, हाँ एन सी, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया बच्चों। ये आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, एक काम करते हैं, एन सी वाले एक साथ कर देते हैं, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर भेज दो। क्या हो जाएगा बच्चों, ये एन वन बाय ओ एन प्लस एन टू बाय एन आई इज इक्वल टू एन टू बाय एन सी माइनस एन वन बाय एन सी। क्या हो जाएगा ये, एन वन बाय ओ एन प्लस एन टू बाय एन आई, एन वन माइनस एन टू एन सी। कोई डाउट बच्चों, बोलो बोलो भाई बोलो, मैथ्स फिजिक्स मत ढूंढना इसके अंदर कोई खास। हेलो सर आप इसकी वीडियो कब डालोगे? इसकी वीडियो अच्छे डाल देंगे, क्यों अभी ज़्यादा जरूरी है तो बोलो अभी डाल देंगे। कुछ खास समझ में नहीं आया क्या? नहीं सर, मैंने लेट ज्वाइन करा था ना, इसलिए कुछ अच्छा समझ नहीं ठीक है, आया। अच्छा अभी डाल देंगे। कॉम्प्लिकेटेड वैसे है ही है, मतलब जैसे जो ऑप्टिक्स के डेरिवेशन है वो थोड़े अजीब व गरीब से हैं काफ़ी, तो रट्टाफिकेशन काफ़ी है, थोड़ा समझ के थोड़ा रटना भी पड़ता है, क्या क्या कैसे कैसे किया जा रहा है, क्योंकि इसमें पूरे कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं है कि सिर्फ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहे हो। तो ये आ गया हमारा। अब हम क्या करने वाले हैं, हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं, किस किस की, ओ एन, एन आई और एन सी की। अभी है क्या क्या वैल्यू, अगर देखो बच्चों यहाँ ओ एन जो है, अगर फिगर में देखो तो ओ एन क्या है, ओ एन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओ एन क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओ एन किसके बराबर है, यू के बराबर है। देखो ओ से लेके एन तक यू के बराबर है, दिख रहा है, ओ एन यू के बराबर है। एन आई जो है वो वी के बराबर है, और एन सी जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एन सी देख लो बच्चों, अच्छे से देखो एक बार, देख लो यहाँ पे दिया हुआ है,
ये एनसी है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसका डिस्टेंस। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू होता है, ये इमेज डिस्टेंस हुआ, ये वी होता है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर होता है। तो अगर हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फिर से कह रहा हूँ इसको ये मत समझना कि लॉजिकली आप समझ जाओगे इसको, आपको कुछ हद तक इसको रेक्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर पाओगे वरना। ये आ गया बच्चों एक्सप्रेशन, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। कोई डाउट, कोई डाउट? या फिर अगर ऊपर वाले को देख के लिखा जाए तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इमेज डिस्टेंस सेकंड मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये फॉर्मूला बनता है, मतलब अगर देखा जाए तो ये बच्चों हमारा एक्सप्रेशन है। कोई डाउट इस चीज को लेके किसी को? हेलो, कोई डाउट बच्चों किसी को? कोई डाउट बच्चों किसी को? नो सर। थोड़ा अजीब है, कुछ हद तक रट्टा मारना है, बट करना पड़ेगा आपको कैसे भी करके। क्या भी सब समझ में आया, कितना नहीं भी आया, जो भी एक करके बार नीचे फॉर्मूला दिखा, लिखा था आपने, वो दिखा देंगे। जी। सर वो लास्ट में सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो। सेकंड माइनस फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम आपको Okay, कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे मान लो कि ये फॉर्मूला कब लग सकता है, हम आपको बताते हैं। कई बच्चे कहें सर ये फॉर्मूला लगेगा कब, ये बताओ सर। क्योंकि डेली लाइफ में तो ऐसा होता ही नहीं है कि एक मीडियम खत्म हो जाता है लेंस में। मतलब जैसे अब बताते हैं, जैसे मान लो कोई केस है, ये तब लगेगा जैसे ये मीडियम 1 है, और ये मीडियम 2 है। यहाँ कोई चीज है, ऐसा सरफेस है, आप यहाँ खड़े हो, वो चीज आपको इधर है बट इधर फील आएगी। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, सर ऐसा कैसे हो सकता है? भाई फिजिक्स में बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लगे नहीं बट हो सकता है। बट वो मीडियम और ये मीडियम काफी डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मान लो मछली है, पानी है उधर उस मीडियम में, एक्वेरियम है, तब आपको ऐसा लगेगा। और स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए, फ्लैट हो तो भी नहीं लगेगा आपको। इधर मछली इधर की जगह इधर फील होगी आपको। कई बच्चे कहते हैं सर हमने तो देखा है, हमें नहीं होता है। भाई एक्चुअली क्या है कि भाई देखो,
अगर मान लो कि कोई भी चीज़ इसमें वैनिश हो जाती है तो आपको ऐसा फील नहीं होगा। ये अजीब सी चीज़ है, ऐसे देखा जाए तो बहुत अजीब चीज़ है अपने में। अब क्यों होगा? भाई सिंपल सी कारण है, किसी चीज़ से ऐसे रेज आएंगी, यहाँ से रे आएगी वो इधर जाएगी, इधर से रे आएगी वो इधर आएगी, तो हमको लगेगा ये ऑब्जेक्ट और चीज़ यहाँ पर है, ऐसे ऐसा फील होगा। दूर खड़े हैं तो इस तरीके से फील होगा हमको। तो ये कहानी है, बट खैर इसको प्रैक्टिकली समझना काफ़ी डिफिकल्ट है अपने में, और प्रैक्टिकली बनाना भी काफ़ी अजीब चीज़ है, क्योंकि दो मीडियम ऐसे आप बना नहीं सकते। मतलब जैसे या तो आप एक मीडियम में हो, एयर में हो जैसे यहाँ, तो यहाँ दूसरा मीडियम होना चाहिए, चाहे वाटर वाटर हो, कुछ भर रखा हो आपने, पानी भर रखा हो जैसे इस मीडियम में, मछली तैर रही हो, एक्वेरियम हो। और बशर्ता है ये तभी हो सकता है जब ये स्फेरिकल सरफेस। अगर फ्लैट सरफेस हुआ, फ्लैट शीशा हुआ, शीशा फ्लैट हुआ, ये जो हुआ, तो भी ऐसा नहीं होगा, मतलब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फ्लैट हुआ तो ऐसे केस में जो कर्वेचर है वो उसका रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट होते ही सब चीज़ें वैसी ही हो जाएंगी, बस जैसी है। बस समझो बच्चों? बोलो बोलो, हेलो हेलो, हेलो हेलो, बोलो भाई बोलो, बोलो बोलो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको जो चीज़ जहाँ है वहाँ फील नहीं होगी, कहीं और फील होगी। इवन हमने कुछ हद तक अपेरेंट डेप्थ में भी ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ऐसा होता है कि जो चीज़ जहाँ होती है वहाँ वहाँ फील नहीं होती, कहीं और फील होती है। ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, बट ये थोड़ा सा अपने में अजीब कॉन्सेप्ट है, इसका लॉजिक कॉन्सेप्ट काफ़ी अजीब है। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं। खैर कुछ क्वेश्चन वोश्चन हो तो देखते हैं। हम्म, हम्म। पहले हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये बच्चों है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर स्फेरिकल सरफेस पढ़ने का कारण क्या है? ऐसा तो होता ही नहीं, हमने कभी ऐसा जैसे बता रहे हो कि ऐसा है सरफेस, होता ही नहीं। कारण है इसका कोई फायदा नहीं होता स्फेरिकल सरफेस पढ़ने का, बट इससे क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं लेंस के लिए। क्योंकि ऐसा होता ही नहीं कि एक हमारी डेली लाइफ में जहाँ हम रहते हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस और दूसरा ऐसे हो, और हम खड़े हो, या हम कुछ यहाँ हम इस स्फेरिकल सरफेस में कोई चीज़ हो और हम उसको इधर से देख रहे हो, कोई चीज़ हो यहाँ पर, कोई ऑब्जेक्ट हो, ऐसे देख रहे हो। तो ऐसा मैंने कभी अपने यहाँ कोई टॉय या फिर किसी सैंपल में नहीं देखा है। ये कंटिन्यूसली दूसरा मीडियम होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए वो दूसरा मीडियम, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। लेंस में देखो एक मीडियम होता है, अब ये स्फेरिकल सरफेस से कंटिन्यूएशन में नहीं रहता है, फिर ये उसकी जगह दूसरा स्फेरिकल सरफेस आ जाता है और यहाँ मीडियम खत्म हो जाता है। तो अब जो लेंस होता है वो दो स्फेरिकल मीडियम से बना होता है, कह सकते हैं हम। जैसे ये वाला लेंस है, ये दो स्फेरिकल सरफेस से बना है, फर्स्ट एंड सेकंड। हमारे पास स्फेरिकल सरफेस के जो रिजल्ट्स आए हैं, अगर हम दोनों यहाँ पे लगाएं, दोनों सरफेस पे लगाएं, तो इससे हम लेंस के बारे में डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये क्या होता है, जिन बच्चों को चश्मा पहनते हैं उनको थोड़ा आइडिया होगा कि अलग अलग टाइप के लेंस मार्केट में मिलते हैं। ब्लू कट लेंस, ये लेंस, वो लेंस। जब हम चश्मा बनवाने जाते हैं दुकानदार कहते हैं ये वाला लगवा लो, वो वाला लगवा लो, ये लगवा लो। वो जो लेंस होते हैं, कई ऐसे भी होते हैं कि जैसे कई लोगों को मोटा चश्मा लगा है, तो पहले ऐसा नहीं था, उनको मोटा ही चश्मा लगता था शीशे वीशे का, फिर शीशे के लेंस आते थे। आजकल काफ़ी चेंज आ गया, फाइबर के लेंसेज आते हैं, इसके आते हैं, उसके आते हैं, अलग अलग टाइप के लेंसेज मार्केट में अवेलेबल है। जो सेकंड मीडियम है, जो लेंस का मीडियम है, अगर वो अच्छा हो या अलग क्वालिटी का हो, तो हम उसे थिन लेंस वाला चश्मा भी बनवा सकते हैं। मतलब जो जैसे मान लो कई लोगों का थोड़ा पावर ज़्यादा होती है, उनको मोटा चश्मा पहनना पड़ता है। बट यह है कि हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से
ऐसा कर सकते हैं कि उसको थिन चश्मा, थिन उसका जो लेंस हो थिन हो, इतना मोटा ना हो, मोटा मोटा जो इतना मोटा थिक लेंस ना हो, ऐसा किया जा सकता है। इवन जो चश्मा बनता है वो बच्चों ऐसे नहीं बनता है, चश्मे वाले सबसे पहले एक लेंस खरीद के लाते हैं वो लोग मार्केट से, वो लगाते हैं, कटवा के कट करके लगता है ये लेंस फ्रेम के हिसाब से, ऐसे यूं कटवा देते हैं और इससे बन जाता है चश्मा। तो ये जो लेंस भी होते हैं, जो लेंस आए होंगे, जैसे मान लो जो लेंस आते हैं उनमें लिखा होता है इतनी पावर का है, 2 डायप्टर का है, इसकी जो डिजाइनिंग होती है ये लेंस मेकर फॉर्मूला से होती है। और ये लेंस थोड़े से ऐसे नहीं होते जैसे सर्कल शेप में, कर्व जैसे होते हैं। इनका फ्रंट व्यू ऐसा होता है, साइड व्यू ऐसा होता है लेंस का, ऐसे से होते हैं, साइड से ऐसे होते हैं, कर्व से होते हैं ये थोड़े से। तो जो लेंस बनाने वाली कंपनीज हैं, जैसे खैर खासकर अभी तो चाइना से ही आ रहे हैं, अब इंडिया में भी फिर भी बनना चालू हो गए हैं। जो लेंस बनाने वाली कंपनी है वो लेंस मेकर फॉर्मूला के बेसिस पे ही बनाती है कि ये 2 डायप्टर का लेंस किस तरीके से होगा। वो लेंस मेकर फॉर्मूला के बेसिस पे ही होता है कि अगर ये इतना है तो ये इतना होगा, तो ये इतना होगा, तो इस हिसाब से लेंस 2 डायप्टर का है। फिर 3 डायप्टर का लेंस अलग होता है, 4 डायप्टर का लेंस अलग अलग मिलता है मार्केट में। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला में, जो हम पढ़ेंगे आगे। तो अब क्या होता है बच्चों, जैसे हम लोग जैसे रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का हमने एक्सप्रेशन निकाला, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। लेंस मेकर फॉर्मूला में क्या होता है, इसी एक्सप्रेशन को हमें 2 बार लगाना होता है 2 सरफेस पे। देखो अच्छा, यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाली फिगर है वो रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस की फिगर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बता रखा है लेंस में क्या होता है। देखो लेंस में लाइट रह गई ऐसी, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है ऐसे, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो अब क्या किया गया, इस ऊपर वाली फिगर को 2 में तोड़ा गया, एक जो फर्स्ट सरफेस है और एक जो सेकंड सरफेस है। इसकी स्टडी हम लेंस मेकर फॉर्मूला में करेंगे और फाइनली लेंस मेकर फॉर्मूला बन जाएगा। वो लेंस मेकर फॉर्मूला उस काम आता है कि जो लेंस डिजाइन वाली कंपनी होती हैं, लेंस बनाने वाली कंपनी होती हैं, उस फॉर्मूले के बेसिस पे लेंस की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला इस काम आता है। तो चलो बच्चों, पहले हम इस टॉपिक पे जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि वो तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे आगे। लो बच्चों, ये ट्राई करो एग्जांपल नंबर 9.6।
हो गया बच्चों? हेलो, 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 हुआ? हुआ बच्चों? देखो बच्चों, इसमें एक चीज ध्यान रखना। अब कई बच्चे क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स दे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट दे रखा है। जितनी बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पुट करोगे उतनी बार साइन लोगे। जैसे u, पहले हमने u को नेगेटिव लिया था तब आया था, अब दोबारा जब u ले रहे हैं तो फिर से नेगेटिव लेंगे साइन। देख लेना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितनी बार वैल्यू पुट होती है उतनी बार साइन लिया जाता है, ये ध्यान रखना। पहले हम u को नेगेटिव ले चुके थे, बट अभी भी हमको u को नेगेटिव साइन लेना है। तो वही बच्चों फॉर्मूला हमारा लगेगा यहाँ पर। जो लाइट है वो एयर से जा रही है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। n1 1 हो गया, n2 क्या हो गया? ग्लास का हो गया। पुट कर देते हैं, n1 बाय n2 बाय v माइनस n1 बाय u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r। तो n2 क्या है? 1.5 v माइनस n1 क्या है? 1, और u क्या है? माइनस 100, और n2 माइनस n1 क्या है? 0.5, और r कितना है? 20। ये पुट कर देंगे। कोई डाउट बच्चों? बोलो बोलो भाई, बोलो। हेलो, नो सर। ठीक है बच्चों, तो यहीं तक पढ़ते हैं बच्चों आज। और